कोटक महिंद्रा बैंक कैसे बनी इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट बैंक। उदय कोटक जो कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर है, उनका फैमिली बिजनेस तो कॉटन ट्रेडिंग का था, फिर वो बैंकिंग सेक्टर में कैसे आ गए। इसके अलावा ये जानकर आपको हैरानी होगी कि उदय कोटक बचपन में क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से वो क्रिकेटर तो नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट बैंक बना डाली। इसके अलावा दोस्तों कभी ना कभी आपके मन में ये कंफ्यूजन जरूर आया होगा कि कोटक महिंद्रा बैंक में महिंद्रा का नाम क्यों आता है, जानेंगे आज के वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। देखिए दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक के जो फाउंडर है उदय कोटक, उनका जन्म मुंबई में 15 मार्च 1960 में हुआ था। वो एक गुजराती फैमिली में पैदा हुए थे। उनकी फैमिली जॉइंट फैमिली थी जिसमें 60 लोग रहा करते थे। तो आप यूं समझ लीजिए उनका एक बड़ा सा घर था जिसके अंदर सब लोग साथ में रहते थे और इनका खुद का फैमिली बिजनेस था कॉटन ट्रेडिंग का। सो दोस्तों हम कह सकते हैं उदय कोटक का जन्म अपर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनको बचपन से ही दो चीजों में इंटरेस्ट था, सबसे पहला क्रिकेट और दूसरा था मैथमेटिक्स। ये बचपन से ही क्रिकेटर बनना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने रमाकांत आचरेकर जी से ट्रेनिंग लेना शुरू किया था। दोस्तों आप जानते होंगे रमाकांत आचरेकर जी ने सचिन तेंदुलकर और साथ ही साथ में विनोद कांबली जैसे बड़े बड़े प्लेयर को भी ट्रेन किया हुआ था। मैं आपको बता दूं ये काफी अच्छे प्लेयर थे। सो इनके स्कूल टाइम में और इनके कॉलेज टाइम में जो क्रिकेट की टीम हुआ करती थी उसकी ये कैप्टनसी भी करते थे। साथ ही साथ में इन्होंने मुंबई में होने वाली कंगा क्रिकेट लीग में भी पार्टिसिपेट किया हुआ था। मैं आपको बता दूं मुंबई के अंदर एक कंगा क्रिकेट लीग होती है, ये मोस्टली बारिश के टाइम पे होती है, जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में। और इसकी खास बात क्या होती है कि जब भी बारिश गिरती है तो जो पिच होती है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। बैट्समैन को पता ही नहीं चलता कि बॉल रुक के आएगी या फास्ट आएगी, स्पिन करेगी, स्किट करेगी, कुछ भी पता नहीं होता। और ऐसा माना जाता है कि इस लीग के अंदर अगर किसी ने 30 से 40 रन भी बनाए तो वो ऐसा प्लेयर होगा जो नॉर्मल डेज में 80 से लेकर 100 रन तो आसानी से बना ही देगा। सो इन्होंने वो लीग भी खेली हुई थी। अब आप में से कुछ लोग जानना चाह रहे होंगे कि ये बैट्समैन थे या फिर बॉलर थे, तो मैं आपको बता दूं ये राइट हैंड बैट्समैन थे और लेफ्ट हैंड से स्पिन किया करते थे। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने हिंदी विद्या भवन से स्कूलिंग कंप्लीट की थी और मुंबई के सिडनम कॉलेज से इन्होंने बीकॉम की डिग्री कंप्लीट की थी। साथ ही जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैनेजमेंट स्टडीज की पढ़ाई कर रहे थे, तभी इनके साथ एक हादसा होता है। अब हादसा क्या होता है, देखिए जिस लीग के बारे में मैंने आपको बताया था कंगा क्रिकेट लीग, इसी दौरान इनके सर पे एक बॉल लगती है। ये बैटिंग कर रहे थे, रन लेने के लिए जैसे ही भागे बॉल अचानक से इनको लगी और इनको इतना डैमेज हुआ कि डायरेक्टली इनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा और पता चला कि ब्रेन हैमरेज होने का खतरा है, इसलिए सर्जरी करनी पड़ेगी। तो इनकी सर्जरी भी की गई और उसके बाद में लगभग 1 साल तक ये बेड रेस्ट पे रहे थे। इनका कॉलेज में भी 1 साल का ड्रॉप हुआ था और साथ ही साथ में क्रिकेटर बनने का जो सपना था वो भी खत्म हो गया। 1 साल के बाद में इन्होंने फिर से कॉलेज को ज्वाइन किया, अपनी मैनेजमेंट स्टडीज को कंप्लीट किया। उसके बाद में इनको हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरफ से एक जॉब का ऑफर आया। ये जॉब ज्वाइन करने वाले ही थे, तब तक इनके पिताजी ने कहा कि जॉब ज्वाइन करके कुछ नहीं होगा, किसी दूसरे की कंपनी में फायदा करने से अच्छा अपनी कंपनी को आगे बढ़ाओ, अपने बिजनेस में आओ। सो इन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में इन्होंने एक चीज रियलाइज की, देखिए इनका जो फैमिली बिजनेस था उसमें टोटल 14-15 लोग मिलकर उस बिजनेस को चलाया करते थे। ये अपने फैमिली बिजनेस में अभी नए नए ज्वाइन हुए थे, तो जब भी इनको कोई डिसीजन लेना होता था तो सबसे पहले इनको 14-15 लोगों से अप्रूवल लेना पड़ता था, उसके बाद में ये कोई डिसीजन ले सकते थे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, बिजनेस के अंदर बहुत बार ऐसा होता है हमको इमीडिएटली डिसीजन लेना पड़ता है। अगर हमको 14-15 लोगों का अप्रूवल लेना पड़ेगा तो बहुत देर हो जाती है। सो ये चीज इनको भी पसंद नहीं आ रही थी। इन्होंने सोचा मैं अपना खुद का कुछ बिजनेस शुरू करता हूं जिसमें डिसीजन मेकिंग मेरे हाथ में होगा, मैं जो करना चाहूं उसको अपने हिसाब से कर पाऊं, मुझे बार बार किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत ना पड़े। तो उसके बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि अपना खुद का बिजनेस करेंगे और फिर ये अपने फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से, अलग अलग लोगों से बात करने लगे कि ये कोई नया बिजनेस करना चाह रहे हैं। उसके बाद में इनकी मुलाकात होती है अपने एक फ्रेंड से और वहां से इनको आइडिया आता है कि बिल डिस्काउंटिंग से पैसे कमाए जा सकते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो को देखने वाले 90% लोग ऐसे होंगे जिनको पता होगा बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूं। मान लीजिए मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूं, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद मैं किसी ना किसी को तो सेल करूंगा ही। तो जिनको मैं सेल करूंगा उनके और मेरे बीच में एक पेमेंट टर्म्स होगा। वो कंपनी मुझे इंस्टेंटली पैसे नहीं देगी, वो मुझे 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 45 दिन बाद, 60 दिन बाद। सो जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं इनका जो पेमेंट टर्म्स होता है वो 15 दिन से लेकर 90 दिन के बीच का होता है। मतलब जिसको भी ये माल सेल करते हैं वहां से इनको पैसा 15 दिन से लेकर 90 दिन के बीच में आता है। सो मान लीजिए कि मैंने माल बनाकर बहुत सारी कंपनीज को दे दिया और लगभग 10 लाख रुपए का माल मैंने मार्केट के अंदर दे दिया है और मेरे अकाउंट में अभी 5 ही लाख रुपए और मुझे एक ऑर्डर रिसीव होता है जिसके अंदर मुझे 13 लाख रुपए का ऑर्डर फुलफिल करना है। अब मुझे 8 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी क्योंकि 5 तो मेरे अकाउंट में ऑलरेडी पड़ा है। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास जो 10 लाख रुपए के इनवॉइसेस हैं उनको लेकर मैं किसी बैंक में जा सकता हूं और उनको बोल सकता हूं कि मेरे इनवॉइस रख लीजिए और आपके जो भी चार्जेस होंगे उनको काट कर बाकी का पैसा मुझे दे दीजिए। अब मान लीजिए मेरे 10 लाख रुपए के इनवॉइस के बदले में बैंक ने 20,000 रुपए काटकर 9,80,000 रुपए मुझे दे दिया, तो मेरा ये जो ऑर्डर है वो भी फुलफिल हो जाएगा, साथ ही साथ में बैंक को भी प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि बैंक को अलग अलग कंपनी से कुछ दिन बाद पैसा तो मिल ही जाएगा। सो दोस्तों इस चीज को बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग। अगर आपके पास बिल अवेलेबल है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, किसी बैंक में या कोई प्राइवेट कंपनी उनको अपने बिल दे सकते हैं, उसके बदले में आपको
कुछ पैसा कट के मिल जाता है। सो दोस्तों इन्होंने रियलाइज किया कि इस काम से पैसे कमाए जा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, जो भी बैंक्स थे, अगर कोई भी कंपनी उनके पास अपने बिल लेकर जाती थी तो बैंक उनसे 17% चार्ज करती थी, और साथ ही साथ में जो लोग भी पैसे अपने बैंक अकाउंट में रखते थे उनको 6% देती थी। मतलब बैंक को पैसे मिल रहे 6% पे, वो अपने कस्टमर्स को दे रही है 17% पे, तो बीच में उनको 11% का प्रॉफिट होता था। तो दोस्तों इन्होंने सोचा कि अगर ये काम मैं करूं तो मुझे भी प्रॉफिट हो सकता है। उसके बाद में इन्होंने टाटा की सब्सिडरी कंपनी नेल्को से कांटेक्ट किया और कहा कि आपके जितने भी वेंडर्स हैं, अगर उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप उनको हमारे इधर भेज सकते हैं, तो मैं उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा प्रोवाइड करूंगा। जैसे बैंक दे रही है 17% में, तो मैं उनको सिर्फ 16% में ही दूंगा। ऐसे इनकी डील हो गई। उसके बाद में इनके पास तो पैसे थे नहीं, तो इन्होंने क्या किया, अपने फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से सबसे पैसे जमा करने शुरू किए, क्योंकि दोस्तों अगर कोई कंपनी आपको अपने बिल दे रही है तो उनको इंस्टेंटली पैसे की जरूरत भी पड़ेगी। अब इनके पास तो इतने पैसे है नहीं, तो इन्होंने उस टाइम पे अपने फैमिली फ्रेंड सबसे पैसे जमा किए और लगभग 30 लाख रुपए जमा हो गए। दोस्तों उस टाइम के 30 लाख मतलब आज के कम से कम 3 से 5 करोड़ रुपए तो होंगे ही होंगे। अब जिन्होंने इनको पैसे दिए थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं दिए थे, उनको इन्होंने कमिट किया था कि देखिए बैंक में अगर आप रखेंगे तो आपको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप अपना पैसा मुझे देंगे तो मैं आपको 12% का रिटर्न दूंगा। मतलब इनको 12% पे मिल रहा था, ये जो वेंडर्स थे या जो दूसरी कंपनीज थी उनको 16% पे दे रहे थे, और इनको बीच में 4% का प्रॉफिट हो रहा था। बैंक कमा रही थी 11%, ये कमा रहे थे 4%। लेकिन दोस्तों इनका जो बिजनेस मॉडल था उसमें सबके लिए विन विन सिचुएशन थी, क्योंकि जिन्होंने इनको पैसे दिए थे उनको भी डबल पैसे मिल रहे थे, साथ ही साथ में जो वेंडर थे जिनको अपना बिल डिस्काउंट करवाना था उनको भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर पैसा मिल रहा था, साथ ही साथ में इनको भी अच्छा खासा फायदा हो रहा था। अब दोस्तों इस काम को करने के लिए इन्होंने 1985 के अंदर एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम रखा कोटक कैपिटल मैनेजमेंट फाइनेंस लिमिटेड। उसके बाद में दोस्तों ये अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते थे, इसलिए और कंपनीज के साथ टाइप करना चाहते थे। तो इनको पता चला कि इनका कोई कॉमन फ्रेंड है जिसकी जान पहचान आनंद महिंद्रा के साथ है। सो इन्होंने कहा कि प्लीज मेरी मीटिंग फिक्स करवा दीजिए। तो उसके बाद में इनकी मीटिंग होती है आनंद महिंद्रा जी के साथ, और उसके बाद में ये अपना पूरा प्लान उनको बताते हैं, फ्यूचर में ये क्या करने वाले हैं, सारी चीजें बताते हैं। तो आनंद महिंद्रा जी इनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और इनको 1 लाख रुपए देते हैं और इनकी कंपनी की इक्विटी बाय कर लेते हैं, और उसके बाद में कंपनी का नाम चेंज होकर हो जाता है कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड। सो दोस्तों यहां से आप समझ गए होंगे कि महिंद्रा का नाम कहां से आया और इस नाम के लिए आनंद महिंद्रा ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे। अब दोस्तों नाम चेंज करके उदय कोटक को फायदा ही हुआ, क्योंकि आप खुद जानते होंगे उस टाइम पे उदय कोटक को बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं थे, लेकिन महिंद्रा का नाम ऑलरेडी स्टैब्लिश था। तो इस नाम से इनको काफी ज्यादा फायदा हुआ, बहुत सारा काम मिला, और लगभग 5 साल तक मतलब 1990 तक इन्होंने बिल डिस्काउंटिंग का ही काम किया और अच्छे खासे पैसे कमाए। उसके बाद में इनको एक और अपॉर्चुनिटी नजर आई और वो आई थी कार फाइनेंस के अंदर। देखिए उस टाइम पे क्या हुआ करता था, बहुत ही कम कंपनीज थी जो कार को फाइनेंस किया करती थी। मतलब आज के टाइम में अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो आप फाइनेंस पे इंस्टेंटली खरीद सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है। लेकिन उस दौरान मतलब 1990 के आसपास बहुत ही कम कंपनियां थी जो कार के ऊपर लोन दिया करती थी। तो इन्होंने सोचा अगर हम भी कार के ऊपर लोन देना शुरू करें तो यहां से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। सो इन्होंने 1919 में अपने ऑटो फाइनेंस डिवीजन की शुरुआत की और लोगों को कार के लिए लोन देना शुरू किया। अब दोस्तों इससे रिलेटेड भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए 1990 के आसपास क्या होता था, मारुति की गाड़ियां बहुत ज्यादा डिमांड में हुआ करती थी। अगर कोई भी मारुति की गाड़ी को बुक करेगा तो उसको गाड़ी मिलती थी लगभग 6 महीने बाद। मतलब अगर आपने आज बुक की तो अगले 6 महीने बाद आपको गाड़ी की डिलीवरी मिलेगी। और साथ ही साथ में अगर आप गाड़ी फाइनेंस पे खरीद रहे हैं, किसी भी बैंक से या प्राइवेट कंपनी से फाइनेंस करवाते हैं, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता था 13%। अब इनका जो ऑटो फाइनेंस डिवीजन था वो भी 13% के ऊपर कार लोन देता था, लेकिन लोग बैंक को ज्यादा प्रेफर करते थे, क्योंकि आप खुद जानते हो कि बैंक में थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर ज्यादा होता है। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि अगर मैं मारुति कंपनी से बल्क में गाड़ियां खरीद लूं तो एक साथ मेरे पास गाड़ी आ जाएगी, और उसके बाद में अगर मैं गाड़ी के ऊपर फाइनेंस करूं तो लोग बैंक के पास नहीं जाएंगे, मेरे पास आना पसंद करेंगे। क्योंकि अगर वो बैंक से फाइनेंस कराएंगे तो उनको गाड़ी मिलेगी 6 महीने बाद, लेकिन मेरे पास तो गाड़ी पहले से अवेलेबल होगी क्योंकि मैंने बल्क में ही खरीद ली है। तो लोग मुझसे फाइनेंस करवाना पसंद करेंगे, और अगर कोई मुझसे करवाएगा तो उसको नेक्स्ट डे गाड़ी मिल जाएगी। सो इन्होंने एक साथ 5000 गाड़ियों का ऑर्डर किया, और जब गाड़ियां इनके पास आ गई तो बहुत सारे लोगों ने इनसे लोन लेना शुरू किया, क्योंकि इनके वहां से उनको इंस्टेंटली गाड़ी मिल जाया करती थी। अब देखिए दोस्तों इन्होंने ये जो स्ट्रैटेजी अपनाई ये इनके लिए रिस्की भी हो सकती थी, क्योंकि मान लीजिए 5000 गाड़ी मंगा ली और उसके बाद में कस्टमर लोन लेने के लिए तैयार नहीं होते तो इनको बहुत ज्यादा लॉस हो जाता। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, बिजनेस में अगर रिस्क लेते हैं तो रिवॉर्ड भी मिलता है। इन्होंने तो कैलकुलेटिव रिस्क लिया था तो रिवॉर्ड मिलने के चांसेस हाई थे। इसलिए दोस्तों रिस्क नहीं, हमेशा कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों इन्होंने अपने बिजनेस को और भी अलग अलग फील्ड्स में एक्सपांड किया। तो चलिए देख लेते हैं कौन से फील्ड के अंदर इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपांड किया था। देखिए इन्होंने 1991 के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन की भी शुरुआत की, और फिर ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी आ गए, ब्रोकरेज में भी आ गए, डिस्ट्रीब्यूशन में भी आ गए, इसमें भी अच्छा काम करने लगे। फिर दोस्तों इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन को और अच्छा बनाने के लिए 1995 में गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया और कई सालों तक अच्छा खासा काम किया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं 2006 आते आते गोल्डमैन सैक्स के साथ इन्होंने जो जॉइंट वेंचर किया था, उस जॉइंट वेंचर में गोल्डमैन सैक्स के जितने भी इक्विटी स्टेक थे वो सारे के सारे फिर से बाय कर लिए।
फिर 1996 में इन्होंने कोटक महिंद्रा प्राइमस लिमिटेड की शुरुआत की, जिसको आज के टाइम में कोटक महिंद्रा प्राइम लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। और इनका जो ऑटो फाइनेंस का बिजनेस था वो आज के टाइम में इसी ग्रुप के अंडर में आता है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने फोर्ड कंपनी के साथ भी एक जॉइंट वेंचर किया था, जिसके तहत नॉन फोर्ड जितने भी व्हीकल होंगे उनको ये फाइनेंस का काम करेंगे, और इस पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर से भी इनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। फिर दोस्तों 1998 में कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने गिल्ड फंड लॉन्च किया था, और मैं आपको बता दूं ये इंडिया का सबसे पहला गिल्ड फंड था। अब ये एग्जैक्टली होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए ये एक ऐसा फंड होता है जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जो भी बॉन्ड्स होते हैं, सिक्योरिटीज होता है, सिर्फ उसी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब दोस्तों आप खुद जानते होंगे गवर्नमेंट इशू जो बॉन्ड्स होते हैं, सिक्योरिटीज होती है, उसमें पैसे डूबने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। सो ये जो फंड था ये काफी ज्यादा सिक्योर था। और दोस्तों इसी साल मतलब 1998 में इन्होंने हचिसन एसेट नाम की कंपनी में 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, और वो 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट 2006 में हो गया था 1019 करोड़ रुपए। सो दोस्तों आप समझ सकते हैं 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाया गया। अब जो लोग नहीं जानते कि हचिसन एसेट कौन सी कंपनी है, तो मैं आपको बता दूं ये बाद में जाके बनी थी वोडाफोन एसर। अब आपको समझ में आ गया होगा, और आज के टाइम में ये VI नाम से जानी जाती है। उसके बाद में 2001 में ये म्यूचुअल फंड में भी आ गए, जिसके लिए इन्होंने यूके की एक कंपनी ओल्ड म्यूचुअल फंड PLC के साथ जॉइंट वेंचर किया, और नई कंपनी का नाम रखा कोटक महिंद्रा ओल्ड म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। और दोस्तों मैं आपको बता दूं 2018 आते आते इस जॉइंट वेंचर में जो ओल्ड म्यूचुअल फंड कंपनी के पास स्टेक थे उनमें से 26% स्टेक खरीद लिए। अब दोस्तों ये फाइनेंसिंग में भी थे, साथ ही साथ में म्यूचुअल फंड में भी आ चुके थे, सिक्योरिटीज में भी आ चुके थे, लेकिन ये बैंकिंग में नहीं थे। सो इन्होंने बैंकिंग के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, और फाइनली 2003 में RBI की तरफ से इनको लाइसेंस मिल गया। और उसके बाद में जो कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड थी उसका नाम चेंज करके कर दिया गया कोटक महिंद्रा बैंक। और दोस्तों ये हमारे देश की पहली ऐसी कंपनी बनी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी थी जिसको RBI की तरफ से बैंकिंग का लाइसेंस मिला था। उसके बाद में दोस्तों 2008 में इन्होंने दुबई के अंदर अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ओपन कर दिया। अब देखिए रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस क्या होता है, वहां पे कोई भी अकाउंट ओपन नहीं होता, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होते, वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रमोशनल एक्टिविटीज होती है। तो इस प्रकार का ऑफिस इन्होंने दुबई में ओपन कर दिया था। फिर दोस्तों आप खुद जानते होंगे 2015 के अंदर ING वैश्य जो बैंक थी उसका मर्जर कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर हो गया, और उसके बाद में कोटक महिंद्रा बैंक एक बहुत बड़ी बैंक बन गई। उसके बाद में 2017 में इन्होंने BSS माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड कंपनी को भी एक्वायर कर लिया, और इसी प्रकार इन्होंने और भी कई सारी फाइनेंशियल कंपनीज को एक्वायर किया, और आज के टाइम में कोटक ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है। और मैं आपको बता दूं 2019 में इनकी सबसे पहली इंटरनेशनल ब्रांच ओपन हुई थी, जो हुई थी दुबई के अंदर। सो दोस्तों जो कंपनी 300 स्क्वायर फुट के कमरे से और 3 एम्प्लॉयज के साथ शुरू हुई थी, आज के टाइम में उस कंपनी की 1780 ब्रांचेस हैं, 2963 ATMs हैं, और साथ ही साथ में 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, और कई सारे देशों के अंदर इनके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी हैं। अब दोस्तों कोटक ग्रुप की सक्सेसफुल जर्नी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सो दोस्तों मुझे पर्सनल लेवल पे तो 3 चीजें सीखने को मिली। सबसे पहला, राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करो, उस पे काम करो और वहां से पैसे कमाओ। दूसरा, अपने बिजनेस को टाइम टाइम पे डाइवर्सिफाई करते रहो। देखिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक बिजनेस शुरू किया बिल डिस्काउंटिंग का, उसके बाद में कार फाइनेंस में गए, फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, फिर म्यूचुअल फंड में, फिर बैंकिंग के अंदर भी आ गए, और आज के टाइम में कोटक ग्रुप के अंदर बहुत सारी कंपनीज है और बहुत सारे फील्ड के अंदर उन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करके रखा है। सो अगर हम भी बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें भी टाइम टाइम के साथ अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पूरा फोकस एक ही बिजनेस पे लगाएंगे और कभी बुरा वक्त आता है और उस बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो हमको हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तीसरा, कस्टमर को हमेशा प्रायोरिटी में रखो। देखिए दोस्तों आज के टाइम में भी बहुत सारी बैंक ऐसी है जो आपको 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है सेविंग अकाउंट में, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक पिछले कई सालों से 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज्यादा का बैलेंस है। साथ ही साथ में ये अपने कस्टमर को एक बहुत ही जबरदस्त फैसिलिटी देते हैं, ऑटो स्वीप इन। मान लीजिए अगर कस्टमर के अकाउंट में 10,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट है तो मल्टीपल ऑफ 10,000 रुपीज में ऑटोमेटिकली टर्म डिपॉजिट बुक हो जाता है, और उस टर्म डिपॉजिट के ऊपर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और उसमें कोई लॉकिंग पीरियड भी नहीं होता। जैसे मान लीजिए किसी के अकाउंट में 50,000 रुपए है तो ऑटोमेटिकली टर्म डिपॉजिट बुक हो जाएगा, और उसने उस पैसे को अगर 20 दिन रखा तो 20 दिन के ऊपर उसको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, और जब भी उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी एनी टाइम वो पैसे को विड्रॉ कर सकता है, कोई भी प्री क्लोजर चार्जेस नहीं है। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा एग्जांपल है कोटक 811 अकाउंट। उस अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके बाद में भी मल्टीपल सर्विसेज मिल जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो जो लोग बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते उनके लिए वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसीलिए मैंने कहा ये कस्टमर को प्रायोरिटी में रखते हैं, तो अगर हम भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हमको कस्टमर को हमेशा प्रायोरिटी में रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। वैसे भी हाल फिलहाल में एक खबर आई थी कि उदय कोटक अपने पोस्ट से रिजाइन दे रहे हैं और उनकी जगह दीपक गुप्ता पूरी कंपनी को संभालने वाले हैं। वैसे मैं आपको बता दूं उदय कोटक के 2 लड़के हैं, जिनमें से बड़े लड़के का नाम है जय कोटक, जो कोटक 811 के वाइस प्रेसिडेंट भी है, और हो सकता है आने वाले टाइम में कोटक ग्रुप की कमान यही संभाले। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है hi_रजनीकांत शर्मा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ।